हेलो साथियों, वीएट एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो श्रृंखला चल रही है उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपकी तीसरी श्रृंखला है। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सभी साथियों तैयार हो जाओ। बीएड, यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड तीनों के पेपर होने वाले हैं। लेखपाल पूरे प्रश्न यहीं से आएंगे जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। अभी केवल बीएड के लिए ही नहीं, ये क्वेश्चन बीएड के लिए ही नहीं, यूपी पुलिस के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिना समय गंवाए हुए चलते रहें। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, क्वेश्चन पहला है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो कन्नौजी मेरठ ही है, ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। तो मेरठ में बोली जाती है अपनी खड़ी बोली। मेरठ में कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली। देहरादून ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के लिए 3 भाषा है, कुमायूनी, नेपाली और गढ़वाली। कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, आगे मथुरा आपको मालूम ही है कि मथुरा ब्रजभाषा का केंद्र है। किसका केंद्र है? ब्रजभाषा का केंद्र है। तो रे कौन सा गया है ऑप्शन आपका? हरदोई। हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। हरदोई के अतिरिक्त आपके औरैया, इटावा, कानपुर, कानपुर देहात, ये आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कन्नौजी बोली जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अयोध्या जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? देखो, अयोध्या को प्राचीन काल में या राम के समय अवध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अवध। तो अयोध्या की बोली कौन सी हो जाएगी? अवधी। और अवधी बोली है ये पूर्वी अपभ्रंश की है। किसकी है? पूर्वी अपभ्रंश। और अवधी बोली जाती है आपके लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद। ठीक है, ये बाराबंकी, ये वाला जो क्षेत्र है, सुल्तानपुर, ये कौन सा क्षेत्र है? अवधी बोली का। और अवधी का जो केंद्र बिंदु है वो लखनऊ माना जाता है। खड़ी बोली ये आपकी बोली जाती है दिल्ली क्षेत्र के आसपास। बघेली, ये बघेली को ब्रैकेट में लग लेना, दक्षिण की अवधी कहा जाता है। बघेली को दक्षिण की अवधी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा हुआ है। दक्षिण की अवधि किसे कहा जाता है? तो बघेली बोली। ब्रजभाषा मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है। तो अयोध्या में बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो गई? अब ब्रजभाषा का केंद्र बिंदु कहाँ है? मथुरा। मथुरा, धौलपुर, भरतपुर, ग्वालियर, मुरैना, इसका जो क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है? ब्रजभाषा का। और ब्रजभाषा में शब्दों में ओ मात्रा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ओ मात्रा का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियों को शामिल किया गया है? तो 18 बोलियां। कितनी बोलियां हैं? 18। थोड़ा देख ही लो, हिंदी में बोली हैं 18। ठीक है, उपभाषाएं हैं 5। उपभाषा या विभाषा, उपभाषा या विभाषा, इनकी संख्या है 5। क्वेश्चन सीधा पूछ दिया जाता है हिंदी में कितनी कितनी बोली शामिल हैं? 18 बोलियां शामिल हैं। उपभाषा या विभाषा 8 है। और इनमें आप समझे, ये गणना पर्यवेक्षक अधिकारी में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रमुख बोली कितनी है। ठीक है, किसमें? गणना पर्यवेक्षक अधिकारी में पूछा हुआ प्रश्न है कि हिंदी में प्रमुख बोली कितनी है?
तो प्रमुख बोली हैं 8। उसमें सीधा क्वेश्चन और बन सकता है कि हिंदी में प्रमुख उपभाषाएं कितनी है। तो उपभाषाएं हैं आपकी 2, एक पूर्वी हिंदी और एक पश्चिमी हिंदी। 3 पूर्वी हिंदी की शामिल है और 5 पश्चिमी हिंदी की शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? याद करने के लिए तरीका समझ लो, पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के लिए तरीका है याद करने का A B C। ए का मतलब अवधि, ए का मतलब अवधि, बी का मतलब बघेली और सी का मतलब छत्तीसगढ़ी। तो हिंदी में पूर्वी हिंदी में कितनी बोली शामिल है? तो 3 शामिल है। याद करने के लिए तरीका क्या करना है, पूरब के लोग होशियार होते हैं तो उन्हें केवल अंग्रेजी में सिखा दो ABC। ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? देखो ये भी प्रश्न जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ी अभी किसमें बताई हमने? पूर्वी हिंदी। किसमें? छत्तीसगढ़ी आपकी किसमें शामिल है? तो पूर्वी हिंदी। राजस्थान की 4 हैं, याद करने के लिए समझ लेना तरीका। मारो, मारो का मतलब मारवाड़ी। ठीक है, मारो। मेवा, मेवा का मतलब मेवाती। मारो मेवा माल, माल का मतलब मालवी। मारो मेवा माल। और जब भैया मेवा माल मार लोगे तो तुम्हारी क्या होगी? जय जयकार। तो मारो मेवा माल तब होगी जय जयकार। ये किसकी है? राजस्थानी की। और राजस्थानी की 4 ही है। उत्तराखंड की हमने आपको बताई थी कुमायूं, गढ़वाली, नेपाली, ये तीनों ही पहाड़ी हिंदी की है। बिहारी हिंदी के लिए याद कर लेना। देखो बिहारी हिंदी में, अब यहाँ तो अपने यहाँ हिंदी हम ही पढ़ा देते हैं, लेकिन बिहार में हिंदी पढ़ाती है भोजपुरी मैम। हिंदी कौन पढ़ाती है? भोजपुरी मैम। तो भोजपुरी और मैम से हो गई मैथिली और मगही। एम का मतलब, मै का मतलब मैथिली और एम का मतलब मगही। क्लियर हो गए? बिहार में हिंदी कौन पढ़ाती है? भोजपुरी मैम। तो ये 3 किसकी हो गई? बिहारी हिंदी की। और अब कहीं जगह मिलेगी तो बताएंगे हम आपको कि पश्चिमी हिंदी कैसे याद करनी। देखो 4 याद हो गई, 5 भाषा हिंदी में शामिल बताई थी। एक राजस्थानी की याद हो गई, कैसे? मारो मेवा माल, तब क्या होगी? जय जयकार। तो मारवाड़ी, मेवाती, मालपुरी और फिर जयपुरी। पूर्वी हिंदी के लिए तरीका बताया ही है। पूरब के लोग होशियार होते हैं तो उन्हें सिखा दो ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहार में हिंदी मैम पढ़ाती है तो मैम कौन सी है? भोजपुरी मैम। और जब मैम भोजपुरी है तो भोजपुरी, मैथिली और मगही। आगे चलते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन कट गए हैं, लेकिन ऑप्शन के लिए बता दें, यहाँ पहला ऑप्शन होगा भोजपुरी। ठीक है, अब आपको पता है भोजपुरी में हम हिंदी पढ़ाती हैं तो भोजपुरी होगा शामिल। दूसरा ऑप्शन होगा मगही और तीसरा ऑप्शन होगा मैथिली और चौथा ऑप्शन है आपका अवधी। चौथा ऑप्शन कौन सा है? अवधी। तो देखो ये भोजपुरी, मगही, मैथिली ये दोनों शामिल हैं, कौन सा शामिल नहीं होगा? अवधी। आगे चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही श्रृंखला में अगला कार्यक्रम। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? देखो याद करने के लिए हमने तरीका बताया था आपको, के, टी, एम, 2।
के का मतलब क्या होता था? कंठ। टी का मतलब तालव्य। टी का मतलब तालव्य। एम का मतलब मूर्धन्य। डी का मतलब दंत। और ओ का मतलब ओष्ठ। याद करने का तरीका बताया था। और ये कंठ तालब ओष्ठ यहाँ कैसे याद करना था? कचट तप। कचट तप। का वर्ग के वर्ण कंठ से, चा वर्ग के वर्ण तालव्य से, टा वर्ग के वर्ण मूर्धन्य से, ता वर्ग के वर्ण दंत से, और पा वर्ग के वर्ण ओष्ठ से। अब देखो यार टा वर्ग है कि नहीं, ऑप्शन कट कैसे करना है? तो ये कहाँ से हो गया? मूर्धन्य से। पा वर्ग है, ये कहाँ से हो गया? ओष्ठ से। हा है, हा कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। तो कौन सा रह गया? ऑप्शन नंबर ए। सा कैसा वर्ण है? दंत वर्ण है। तीनों सा याद कर लो अभी हाल। ठीक है, ये सा तालव्य। कौन सा सा? तालव्य। इस कहना छोड़ जाओ संयम वाला सा। ठीक है, ये सा मूर्धन्य सा। रटे रहते हो पेट फटा हुआ सा, पेट फटा हुआ नहीं, कौन सा? मूर्धन्य सा। ये सा दंत सा। रटे हो रा वाला सा, रा वाला नहीं, कौन सा? दंत सा। आगे देखते हैं, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? देखिए जो भी पंचमाक्षर वर्ण है, कौन से वर्ण है? पंचमाक्षर वर्ण है। पंचमाक्षर वर्ण अनुनासिक है। और पंचमाक्षर वर्ण है कौन से? तो इंज्ञा। ठीक है, इंज्ञा के बाद इंज्या, इंज्या के बाद ड़ा, ड़ा के बाद ना, और ना के बाद मा। ये वर्ण कैसे हैं? अनुनासिक वर्ण है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, कहीं भी जब कहीं चिन्ह प्रयोग हो जाएंगे, उन चिन्हों को कहा जाता है लिपि। लिपि का मतलब क्या होता है? लेखन का प्रकार। चा छा जा झा इंजा, ये देखो अभी बताए थे कि नहीं, चा वर्ग के वर्ण कहाँ से? तालव्य से। का वर्ग के वर्ण कंठ से। टा वर्ग के वर्ण मूर्धन्य से। पा वर्ग के वर्ण ओष्ठ से। क्वेश्चन देखो सभी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। आगे देखो, महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण के लिए समझ लो आप, जो वर्ग के दूसरे वर्ण होते हैं और चौथे वर्ण होते हैं, वो कैसे होते हैं? महाप्राण। देखो माँ, माँ ये पंचम में है तो समझ लो ये महाप्राण नहीं होगा। देखो चा, चा ये पहले में है, महाप्राण नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, दा, दा तीसरे में है, महाप्राण नहीं होगा। कौन सा हो गया? खा, छा और ठा। ये कैसे वर्ण है? महाप्राण वर्ण है। आगे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी। देखो दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी। ठीक है, वर्तनी थोड़ी याद कर लो। ऐसे ही एक शब्द कहा जाता है कोमलांगिनी। गलत लिख गया, कोम ला, अरे बार बार वही लिख जाता है, कोम लांगिनी। ठीक है, ये कोमलांगिनी शब्द किसी वर्तनी में पूछा जाए या वाक्य प्रयोग में पूछा जाए तो ये गलत होता है। इसके स्थान पर शब्द होता है कोमलांगी। ऐसी शब्द होता है निर्दयी। गलत होता है। और निर्दयी के स्थान पर जो सही शब्द प्रयोग होता है वो होता है निर्दय। ऐसे शब्दों को थोड़ा विशेष ध्यान देना। अगला देखो, शुद्ध रूप है
तो जो पैतृक शब्द है ये एकदम शुद्ध रूप है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो जो प्रतिनिधि शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आगे चलते हैं। ऐसी वर्तनी फिर पूछी गई है, तो कौन सा जो ये घनिष्ठ शब्द है एकदम शुद्ध शब्द है। चलिए आगे देखो, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखो क्रिया, थकना क्रिया है कि नहीं? कौन सी क्रिया? थकना। और थकना से संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या बनी है? थकावट। ये देखो आलसी से बनी है आलस से, तो आलसी क्या होता है? विशेषण। ऐसे ये बनी है बूढ़ा से, और बूढ़ा होती है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। ये बनी है बुराई से, और बुराई क्या होता है? बुराई का मतलब बुरा, और बुरा होता है विशेषण। आगे चलते हैं। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? देखो बुढ़ापा कहीं आप देख सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है। जब कोई चीजें छुई ना जा सकें तो वहाँ होती है भाववाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा में कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। सॉरी, यहाँ हमने जो जातिवाचक लिख दिया है, यहाँ बूढ़ा शब्द है तो यहाँ विशेषण होगा, जातिवाचक नहीं, विशेषण। पहचानने के लिए तरीका भी समझ लो, कैसा कैसी का अगर आंसर निकल के आ जाए तो वहां विशेषण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रखे तब उसे पद कहा जाता है। देखिए, अगर कहीं केवल लिखा है राम, तब राम हो जाएगा एक शब्द। राम क्या हो जाएगा? शब्द। और अगर लिखा है राम एक, या राम ईमानदार लड़का है, और फिर उसने पूछा है राम क्या हो जाएगा? तो ऐसी कंडीशन में राम पद हो जाएगा। ठीक है, अगर अकेला लिखा रहता है तब राम शब्द होता है। ऐसी बातों को थोड़ा समझिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं शब्द और पद में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा होता है? विकारी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन हो जाए। देखो, लड़का शब्द से लड़के बन जाएगा, या लड़का से स्त्रीलिंग क्या बन जाएगी? लड़की। तो यह शब्द कैसा हो गया? विकारी शब्द कौन सा हो गया? लड़का। हरियाली, हरियाली को आप छू सकते हो? बोलो नहीं, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका घर जिस शहर में है वहां के लिए एक संज्ञा बतानी है। ऑप्शन यहाँ भी कट गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर दो जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर तीन समूहवाचक संज्ञा। ठीक, चौथे ऑप्शन के लिए आवश्यकता नहीं, लेकिन जब कहीं आप समझो कि आपके घर की बात कर रही तो आपका घर केवल एक ही शहर में होगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये प्रश्न कट गया है, ठीक है, लेकिन आंसर हमें याद नहीं है, प्रश्न कट गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। पूछ दे अगर कि हस्ताक्षर शब्द कैसे प्रयोग होता है, मान लीजिए इसी प्रश्न में पूछे दे रहे हैं हम, हस्ताक्षर शब्द कैसे प्रयोग होता है? हस्ताक्षर शब्द कैसे प्रयोग होता है?
तो कैसे शब्द यह बताया था? सदैव बहुवचन में। कुछ बताए थे शब्द याद है? आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, ये सभी शब्द कैसे प्रयोग होते हैं? सदैव बहुवचन में। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो याचना शब्द एक वचन में ही प्रयोग होता है, तो याचना का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? याचना। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। देखो, वाक्य में कोष्टक के दिए हुए शब्दों का वचन बदलना है, लेकिन विशेष ध्यान देना कि जब वचन बदलेंगे हम, तो यहाँ वाक्य में ब्रैकेट लगा है, तो इनके अनुसार वचन बदले जाएंगे। तो देखो, भेड़ का वैसे बहुवचन भेड़ों हो जाएगा, बकरी का बहुवचन बकरियों हो जाएगा। लेकिन आप वाक्य को पढ़ के देखें, आदमियों को भेड़ों बकरियों की तरह हाँकने का जमाना नहीं रहा। वाक्य पढ़ने में अशुद्ध लग रहा है, लेकिन आप पढ़ के देखें, आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट है, सभी लोग अंडरलाइन कर लेना, दिमाग में सेव कर लेना, कभी ना कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताना है, तो टट्टू शब्द का बहुवचन हो जाता है टट्टुओं। कभी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये हमने क्लास में खूब बताया है। कवि का बहुवचन कवि वृंद होता है, ऐसे ही सज्जन का बहुवचन सज्जन वृंद होता है। ठीक है, ये कुछ विशेष शब्द हैं। पक्षी का बहुवचन भी पक्षी वृंद होता है। आगे देखो, कहे कवि बैनी, बैनी ब्याल की चुराई लीनी, कौन सा अलंकार? देखो, बैनी बैनी दो बार शब्द है कि नहीं? जब शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। इसका मतलब है, कहे कभी बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी, जो पूंछ है वो इतनी काली लग रही है कि जैसे काले सांप की चुरा ली हो। किसी नायिका की चोटी का वर्णन किया जा रहा है। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, मतलब अगर प्राकृतिक वस्तुएं मानव जैसा व्यवहार करें, तो वह अलंकार हो जाता है मानवीकरण अलंकार। जैसे एग्जाम्पल कहीं लिखा हो, फूले फूल हंसे हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब देखो, हंसना मुस्कुराना ये मानव का कार्य होता है कि नहीं? लेकिन उसने क्या कहा? फूल हंसे और कलियां मुस्काई। प्राकृतिक वस्तुएं कैसे व्यवहार कर रही हैं? मानव जैसे। अलंकार कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। आगे चलते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए, तो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम आंसर नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंदियो, आगे कौन अवाल। ये अलंकार है यहाँ अन्योक्ति अलंकार। देखो, अन्योक्ति का मतलब क्या हुआ? अन्य प्लस उक्ति। जहाँ किसी दूसरे के ऊपर कोई कथन कहा जाए, वह अन्योक्ति अलंकार होता है। देखो, ये राजा जयसिंह को लेकर बिहारी जी ने पंक्ति लिखी है कि नहीं पराग, यहाँ पाग शब्द नहीं है, पाग शब्द नहीं है, यहाँ पराग शब्द है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना ही अभी उसमें कोई पराग है, ना ही कोई शहद है, नहीं विकास ही काल। अली का मतलब होता है भौरा, अली का मतलब भौरा, और कली का मतलब होता है अध खिला फूल।
अधिक खिला फूल। जब फूल खिला ही नहीं है, मतलब राजा जय सिंह की लोलुपता को देखकर, उनकी पत्नी के साथ जो व्यवहार हो रहे हैं, उस पंक्तियों को देखकर राजा बिहारी बिहारी जी ने इस पंक्ति को लिखा है। वह दीप शिखा सी, देखो सा सी, जब कहीं सासी आ जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का ही एक प्रकार होता है मालोपमा। जब एक व्यक्ति की एक से अधिक बार तुलना की जाए तो अलंकार होता है मालोपमा। इति श्री। आज इतने ही प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, कृपया सभी लोगों से निवेदन है कि वह इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप लोगों से ही चल रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, अभी तक के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसे ही रिजल्ट आते रहें, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे और आप लोग भी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते रहें। मेरा टारगेट है कि अब की बार हिंदी में किसी भी विद्यार्थी के जो मेरे से पढ़ रहा है, पुलिस में 37/37 होने चाहिए। एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। सभी के नंबर पूरे 37/37 होने चाहिए। और जो लोग पढ़ चुके हैं ऑफलाइन, उनको मालूम भी है कि 37/37 आते हैं या नहीं आते हैं। एसएससी जीडी में काफ़ी बच्चों के नंबर पूरे पूरे, ठीक है। इति श्री।